नमस्कार विद्यार्थियों। दिग्गज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे सभी विद्यार्थियों। जैसे कि अपन इस समय जो है दिग्गज एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर साइंस और टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसका जो एक टॉपिक है रोग, डिजीजेस, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों, पिछली जो अपनी क्लास थी उसमें अपन ने ये जाना कि जो रोग है, बीमारी, वो किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, उसके क्या प्रकार है, वो अपन ने डिस्कस किया था। उसका एक संक्षिप्त विवरण अपन देख लेते हैं अभी कि रोग किसे कहते हैं। रोग जो है आपके जो सामान्य स्वास्थ्य है आपका, उस स्वास्थ्य में या हेल्दी जो आपका स्वास्थ्य है उसमें जो रुकावट अगर पैदा हो जाती है तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं। आप सभी, मैं, हम सब जो हैं इस बीमारी से या रोगों से जो है अच्छी तरह परिचित हैं इस वर्ड से, रोग से, कि जानते हैं। परिवार के सदस्य या अपन हम सभी जो हैं कभी न कभी किसी न प्रकार के किसी भी कोई बीमारी है उससे संक्रमित जरूर हुए हैं, या आने वाले जीवन में जब तक अपन जो है जिएंगे तब तक किसी न किसी बीमारी से कोई न कोई संक्रमित होते रहेंगे या होते हैं। तो रोग जो है, डिजीजेज जो है, वो किसे बोलते हैं कि जब अपना जो सामान्य स्वास्थ्य है उसमें अगर रुकावट पैदा हो जाती है किसी कारण से, तो उस स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। अब रोग जो है वो इसकी प्रकृति के आधार पर अपन इसको दो भागों में जो है, दो प्रकार में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है अपना वो है कि जो बीमारियां जो है जो जन्म से पैदा होती है, जिनको बच्चा जो है वो मां के पेट से या गर्भावस्था से लेकर ही पैदा होता है, वो बीमारियां क्या कहलाती, कंजेनाइटल या जन्मजात रोग। जन्मजात रोग। तो जन्मजात रोग जो है एक प्रकार जो है रोग का, वो है कि जो बच्चा जो है वो इन रोगों को जो है वो मां के गर्भ से लेकर ही पैदा होता है, या बच्चे के जन्म के समय ही इसके लक्षण अपन को क्या दिखाई दे जाते हैं। जिस तरह से उदाहरण अपन देख लेते हैं, जैसे आपका डाउन सिंड्रोम हो गया, और भी जो आपकी है क्रोमोसोमल जो बीमारियां हैं, जो गुणसूत्रीय जो विकार हैं, क्रोमोसोमल बीमारियां जो है वो हो गई आपकी आदि। तो कुछ बीमारियां जो है अपन जो है वो गर्भावस्था से या मां के पेट से ही लेकर पैदा होते हैं। वो बीमारियां जो है आपका जो जीन है या आपके जो क्रोमोसोम है उनमें जो है किसी प्रकार से जो डिस्टरबेंस होता है या किसी प्रकार के परिवर्तन जो हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, उसके कारण जो है जन्मजात रोग होते हैं। ये बीमारियां जो है जन्म से ही जो इसके लक्षण है वो अपन को दिखाई दे जाते हैं। अब दूसरा प्रकार जो है वो है अपना एक्वायर्ड डिजीज। कौन सा है, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज मतलब आपका अर्जित रोग या उपार्जित रोग। क्या है, अर्जित रोग या उपार्जित रोग और एक्वायर्ड डिजीज। ये रोगों का वह प्रकार है जिसको अपन, जो अपना जीवन है, जो अपन लाइफ जीते हैं पैदा होने से मृत्यु तक, उस लाइफ में जिन बीमारियों से अपन ग्रसित होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, उन बीमारियों को अपन क्या बोलते हैं, अर्जित रोग या उपार्जित रोग या एक्वायर्ड डिजीजेज। ये बीमारियां जो है जन्म से ही आप में मौजूद नहीं होती है। इन बीमारियों को अपन अपने जीवन काल के दौरान
कई प्रकार के विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ जो भी है आपके माइकोप्लाज्मा, उन सभी एजेंट्स जो हैं या वो जो कारक हैं बीमारी के, उन बीमारियों के कारण जो अपन इनसे सफर होते हैं या इन्फेक्टेड होते हैं। तो एक मुख्य प्रकार जो है रोगों का क्या हो गया, जन्मजात रोग, और दूसरा हो गया अपना एक्वायर्ड डिजीज। अब ये दो प्रकार से होते हैं। इन रोगों का जो प्रसार है अपने शरीर में दो प्रकार से हो सकता है। एक होता है आपका कम्युनिकेबल, यानी संक्रामक या संचरणीय रोग, संचरणीय या संक्रामक रोग। कम्युनिकेबल, संचरणीय या संक्रामक रोग। और दूसरा जो है आपका वो है नॉन कम्युनिकेबल। दूसरा प्रकार क्या है, नॉन कम्युनिकेबल या असंचरणीय या असंक्रामक। तो जो उपार्जित बीमारियां हैं जिनको अपन पूरे जीवन काल के दौरान अपन ग्रहण करते हैं या उनसे संक्रमित होते हैं, उनको अपन दो भागों में बांटते हैं। एक भाग हो गया आपका कम्युनिकेबल डिजीज, एक हो गया आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल जो है आपका संचरणीय रोग या संक्रामक रोग, और नॉन कम्युनिकेबल असंचरणीय या असंक्रामक। तो विद्यार्थियों जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आप देखो कि नाम से ही संक्रामक, संक्रामक का मतलब है कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल। यानी एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलते हैं या रोग ट्रांसमिट होते हैं, उन रोगों को अपन क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। और वे रोग जो सिर्फ एक व्यक्ति तक ही रहते हैं, जिस रोग से एक व्यक्ति सफर हो गया है, वह दूसरों को वो रोग ट्रांसमिट नहीं कर पाए, उन रोग दूसरे व्यक्तियों को वो रोग संचरित नहीं कर पाता है, तो उस रोगों को अपन क्या बोलते हैं, असंचरणीय रोग। यानी वे रोग जो चाहे मुझे हो गया तो वो मेरे तक ही सीमित रहेगा, वो मेरे परिवार के जो अन्य सदस्य हैं या मेरे समाज के जो अन्य लोग हैं उनमें वो रोग नहीं फैलेगा। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज है, नाम से जैसे स्पष्ट हो रहा है कि वे रोग जो हैं अन्य जो अपने समाज है, अपना परिवार है, सब में फैलते हैं, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या अनेकों व्यक्तियों में फैल सकते हैं। और नॉन कम्युनिकेबल जो है, जिस व्यक्ति में हो गए वो उसी व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। अब अपन जो देखते हैं कि कम्युनिकेबल जो है वो रोग जो है, वो सबसे ज्यादा जो रोग पाए जाते हैं वो कम्युनिकेबल रोग ही पाए जाते हैं। अधिकतर जो अपन जिस रोगों से अपन इन्फेक्टेड होते हैं या संक्रमित होते हैं वो कम्युनिकेबल डिजीज ही होती है। क्योंकि ज्यादा संक्रमित कैसे होंगे आप, जब वे रोग जो है एक व्यक्ति से अनेकों व्यक्तियों में पहुंचेगा, तभी वो बीमारियां क्या होगी, बढ़ेगी। तो कम्युनिकेबल जो डिजीज है अपनी संक्रमित रोग, उनको अपन देखते हैं। संक्रामक या संचरणीय रोग, ये क्या करते हैं, एक आपका जो है वो आपका रोगी हो गया, ये हो गया आपका पेशेंट। तो इस पेशेंट से जो हेल्दी है, जो हेल्दी जो आपके मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, ये उनमें क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। एक आपका पेशेंट हो गया, रोगी, तथा जो अन्य जो समाज के या आपके परिवार के अन्य जो सदस्य हैं, अन्य जो व्यक्ति हैं, उनमें क्या ये संक्रमित होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारियां क्या होती है, फैलती है। अब ये बीमारियां फैलेगी तो कैसे फैलेगी, इसका कोई माध्यम तो होगा, या किस तरीके से फैलेगी, कोई तरीका तो होगा। तो वो तरीका क्या होता है, पहला तरीका आपका या तो होगा आपका कांटेक्ट,
संक्रमित रोगों के जो फैलने का जो पहला तरीका है वो आपका क्या है, कांटेक्ट। आपका उनसे जो है आपस में जो है मिलाप हो, आपस में आप डायरेक्टली जो है रोगी से मिलते हैं या किसी वस्तु से आप छूते हैं, रोगी को छूते हैं या उसके रोगी द्वारा उपयोग की गई किसी वस्तुओं को छूते हैं, तो उनसे क्या उसके जो वायरस है वो क्या होते हैं, आपके जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में भी फैल जाते हैं। तो पहला क्या होगा आपका कॉन्टेक्ट। ये डायरेक्ट हो सकता है, या तो आप डायरेक्टली क्या है उस पेशेंट के संपर्क में आ गए, या इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब हो गया कि पेशेंट द्वारा जो छुई गई जो वस्तुएं हैं, उसके द्वारा जो उपयोग में ली गई वस्तुएं, जैसे खाने के बर्तन हो गए आपके, कोई गेट खिड़की को खोलने वाला जो कुंदा हो गया वो हो गया, उसके बिस्तर हो गए, उनके द्वारा जो कपड़े हैं, अगर आप उनको छूते हैं तो वो चीजें क्या होगी आपकी इनडायरेक्टली जो आप है उस पेशेंट के संपर्क में आ गए, क्योंकि उन चीजों में भी क्या है उस बीमारी के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, जो भी हैं वो मौजूद होते हैं। या डायरेक्टली आप पेशेंट के संपर्क में आ गए, जैसे आपने हाथ मिला लिया, या आपने जो है आप उसके साथ बिस्तर शेयर करते हैं, या कोई छोटा बच्चा है जैसे आप गोदी में खिला रहे हैं, या उसके जो छोटा बच्चा है कोई उसके हाथों के या नाक के मुंह के संपर्क में अगर आप आ रहे हैं, तो उससे क्या हो गया वो डायरेक्टली बीमारी जो है वो आपके फैलती। तो कॉन्टेक्ट संपर्क जो है पहला कारण हो गया कि आप उस रोगी के कैसे संपर्क में आए। दूसरा जो आपका है वो होता है वायु द्वारा। एयर द्वारा, एयरबोर्न। कुछ जो बीमारियां हैं संक्रामक बीमारियां वो होती है, अपनी जो हवा होती है, अपना वातावरण होता है, एयर होती है, उसके द्वारा फैलती है। तो उसमें कैसे फैलेगी, जैसे ये आपका रोगी है, अगर ये खांस रहा है, छींक रहा है, यहां से अपने नाक से मुंह से जो स्त्राव है वो कहां छोड़ रहा है, एयर में छोड़ रहा है, एक निश्चित दूरी तक छोड़ रहा है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई यहां खांस रहा है 2 किलोमीटर दूर जाके उसको लग जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। कुछ जो है आपके मिलीमीटर, मीटर, जो कुछ शॉर्ट जो दूरी होती है, अगर उस स्थिति में आप हेल्दी पर्सन है, अगर आप इसके कांटेक्ट में आ गए इन स्त्रावों के, तो आपको क्या होगी वो बीमारी लग जाएगी। जैसे किसी रोगी ने अभी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अभी कोविड आया था, कोरोना फैला, तो उसके जो वायरस हैं वो खांसने से, छींकने से भी, हवा में भी फैले, उसके द्वारा भी लोग क्या हुए एक दूसरे से इन्फेक्टेड हुए। तो जितनी भी जो अपनी बीमारियां हैं, जितने भी अपने संक्रामक रोग है जो गले में होते हैं या फेफड़ों में होते हैं, जिनमें खांसी चलती है या जिनमें नाक बहता है, जिनमें छींके चलती है, तो उनके जो वायरस हैं वो क्या होते हैं, जो पेशेंट होता है अपना रोगी, उस रोगी जब भी वो रोगी जो है वो खांसता है या छींकता है, तो उसके जो बीमारी के जो वो अपने जो उसके साथ जो रनी जो पदार्थ निकलता है, जैसे नाक निकला या कुछ फ्यूमाइड्स निकले, तो वो क्या होते हैं हवा में चले जाते हैं। हवा में चले जाएंगे तो फिर क्या होता है, जैसे कोई स्वस्थ व्यक्ति वहां से गुजर रहा है या उसके संपर्क में आया उन फोमाइड्स के या एयर के, उसके हवा के जिसमें जो वायरस है, तो वो व्यक्ति भी क्या होता है संक्रामक हो जाएगा। तो संक्रामक रोगों के दूसरा का फैलने का जो मुख्य जो है कारण जो है वो क्या है, वायु द्वारा। वायु द्वारा भी ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तीसरा हो गया आपका दूषित भोजन या पानी। दूषित भोजन या पानी। विद्यार्थियों कई बार अपन ने देखा होगा कि अपने में ये अपन भी कई बार पेट संबंधी बीमारियों से जो है वो ग्रसित हुए होंगे। जैसे आपका दस्त हो गया, आपका पीलिया हो गया, टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस जो है, ये बीमारियां जो है वो किससे फैलती है, आपके दूषित भोजन या दूषित पानी से। जब आप कोई पानी जो है अगर वो किसी वायरस या बैक्टीरिया से जो है दूषित हो गया, कॉन्टामिनेटेड हो गया, अगर उसका जो अपन जो है सेवन करते हैं तो वो बीमारी क्या है अपन उसमें अपने में फैल जाती है। तथा अगर उस भोजन या पानी को जो है कोई रोगी जो है अगर वो सेवन कर रहा है और उसी का सेवन जो है
आप कर रहे हैं या कोई कर रहा है तो वो क्या होती है, बीमारियां जो है अपने शरीर में फैल जाती है। तो बीमार जो संक्रामक रोग हैं वो दूषित भोजन और पानी के द्वारा भी फैलते हैं। जैसे पेट से संबंधित जो ज्यादातर बीमारियां होती है वो क्या होती है, दूषित भोजन और दूषित पानी से ही फैलती है। एक अपना जो है संक्रामक रोगों का फैलने का जो एक दूसरा जो है मोड है वो है आपका एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एक जो मोड है कम्युनिकेबल डिजीज के फैलने का वो मोड है असुरक्षित यौन संबंध। कुछ बीमारियां जो है विद्यार्थियों ऐसी होती है, जैसे आपका सिफिलिस हो गया, आपका गोनोरिया हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये बीमारियां जो ऐसी है, अगर आप रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध जो है अगर स्थापित करते हैं तो उसके द्वारा ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो एक तरीका जो मोड हो गया वो क्या हो गया, असुरक्षित यौन संबंध। और असुरक्षित यौन संबंध के द्वारा जो बीमारियां होती हैं उनको अपन बोलते हैं एसटीडीज या वीनरल डिजीज, वीडी। और ये बीमारियां जो है ज्यादातर जननांगों से संबंधित होती है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं अपने उनसे ही संबंधित होते हैं। तो चौथा प्रकार जो मुख्य मोड है, जो तरीका है संक्रामक रोगों के फैलने का, वो आपका क्या हो गया, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी असुरक्षित यौन संबंध द्वारा जो है भी आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज है, संक्रामक रोग जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। एक आपका जो मोड है, तरीका है कम्युनिकेबल डिजीज का, वो है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड से संबंधित जो भी चिकित्सकीय क्रियाकलाप होते हैं वो। यानी रक्त और रक्त के जो पार्ट हैं उनके द्वारा भी जो है कम्युनिकेबल डिजीज जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। जैसे आपका हेपेटाइटिस बी हो गया, आपका एड्स हो गया, ये जो कुछ बीमारियां हैं ये क्या होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड के जो पदार्थ है कंपोनेंट उसके संपर्क में, अगर कोई रोगी के संपर्क में जो स्वस्थ व्यक्ति अगर आता है तो उसमें भी ये बीमारियां क्या होती है, फैल जाती है। तो कम्युनिकेबल डिजीज के एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो प्रसार होता है उसका जो है तरीका है, मोड है, वो क्या है, या तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए या इनडायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आ गए रोगी के, या एयरबोर्न हवा के द्वारा जो है खांसने छींकने से जो वायरस है वो स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश कर गया। दूसरा है कॉन्टामिनेटेड फूड, दूषित भोजन, दूषित पानी के द्वारा कुछ बीमारियां स्प्रेड होती है, जैसे टाइफाइड, कोलेरा आपका हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ये बीमारियां क्या होती है, दूषित भोजन और पानी के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संपर्क कम्युनिकेट होती है, एक दूसरे व्यक्ति में फैलती है। कुछ बीमारियां जो है वो आपके असुरक्षित यौन संबंधों से फैलती है। कुछ बीमारियां जो है वो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड कंपोनेंट्स जो होते हैं उनके स्वस्थ व्यक्ति और रोगी के संपर्क में आने से फैलती है। तो ये मोड हो गया कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो संक्रामक तो होती है, पर संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो संक्रमण कैसे फैलेगा, ये आपके उसके तरीके हो गए। अब विद्यार्थियों, कम्युनिकेबल डिजीज जो है कि जब ये संक्रामक तो है, तो ऐसे ऐसे कौन से एजेंट है या ऐसे कौन से जो जीव हैं जिनके द्वारा जो है ये बीमारियां उत्पन्न होती है, उनको अपन एक बार एक संक्षिप्त देख लेते हैं। तो कुछ एजेंट तो ऐसे होंगे, कुछ रोग कारक ऐसे होंगे, पैथोजेंस, रोग कारक अपन जिनको बोलते हैं। तो पैथोजन जो है वो यूनिट्स होती है, वो रोग कारक जो है वो यूनिट्स होती हैं जो एक जो रोगों को उत्पन्न होने के लिए प्रभावी होते हैं या उनका कारण होते हैं, पैथोजेंस। तो इन पैथोजेंस को जो है अपन कई प्रकारों में विभक्त कर सकते हैं। जैसे आपका वायरस हो गया, रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो भी हैं वो क्या कहलाते हैं, पैथोजेंस कहलाते हैं।
तो वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया आपका, प्लाज्मोडियम हो गया आपका, जो कि एक प्रोटोजोआ है, तो ऐसे एजेंट क्या होंगे, ऐसे क्या एजेंट होंगे जो संक्रामक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो वो एजेंट जो हैं वो आपका वायरस हो सकता है, आपका बैक्टीरिया हो सकता है, आपका प्लाज्मोडियम हो सकता है, आपका माइकोप्लाज्मा हो सकता है, क्लेमीडिया हो सकता है, रिकेट्सिया हो सकता है, प्रोटोजोआ जो है वो हो सकता है। तो ये इन एजेंटों के द्वारा कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाएगी, उन बीमारियों का ही अपन क्या होंगे, कम्युनिकेबल डिजीज में अध्ययन करेंगे। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जो एजेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वो होंगे, और यही बीमारियां जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो विद्यार्थियों, अब अपन जो है इनमें सबसे पहले अपन ने देख लिया कम्युनिकेबल डिजीज में कि उसके एजेंट कौन कौन से हैं, रोग कारक कौन कौन से हैं, वायरस, बैक्टीरिया। तो इनका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि वायरस द्वारा कौन सी बीमारियां, कौन कौन सी जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, उनके क्या लक्षण होते हैं, क्या उनके निदान है, डायग्नोसिस क्या है, और उनसे शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है, उनका अपन विस्तृत रूप से एक एक बीमारी का अध्ययन करेंगे। तो बीमारियों का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, सबसे बड़ा समूह जो है वो आपके कम्युनिकेबल डिजीज का है, और कम्युनिकेबल डिजीज में वायरस और बैक्टीरिया का है। उसके अलावा प्रोटोजोआ है, आपका हो गया रिकेट्सिया हो गया, आपका प्रियोन्स हो गए, और अपने वर्म्स हो गए, कर्मी जो होते हैं वो हो गए, माइकोप्लाज्मा हो गए, कवक जो है माइकस वो हो गए। तो इनके द्वारा भी बहुत सारी बीमारियां मनुष्यों में फैलाई जाती है। तो पहली डिजीज जो है अपन वो लेंगे वायरल डिजीज। कम्युनिकेबल में अपन कौन सी डिजीज लेंगे, पहली वायरल डिजीज, कि वायरस द्वारा जो है वो कौन कौन सी बीमारियां फैलाई जाती है, उनके क्या क्या नाम है, उनके क्या क्या लक्षण हैं, किस तरह से हम अपन उनका बचाव कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में पहला आपका हो गया वायरस डिजीज। तो पहला जो है अपन पढ़ रहे हैं, जो एजेंट, जो रोग कारक अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वायरस। और वायरस के द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारियों को अपन क्या कहलाते हैं, क्या कहते हैं अपन, वायरल डिजीज। वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारियां क्या कहलाती है, वायरल डिजीज। तो वायरस डिजीज जो है कई प्रकार के होती है, जो आपने नाम भी सुने होंगे, अपन उनसे परिचित भी हैं। जैसे आपका HIV, जिसको एड्स भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, और भी अन्य, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, स्मॉल पॉक्स है, मीजल्स है, रूबेला है, आपका जर्मन फीवर जो जिसको बोलते हैं जर्मन मीजल्स, मम्स है, आपका चिकनगुनिया हो गया, और हर्पीज हो गया, येलो फीवर हो गया। तो इनका एक एक का अपन अध्ययन करेंगे, सभी का, उसको आगे देखेंगे। तो अभी जो एक दो एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी वायरल डिजीज जो मुख्यतः होती है। उनमें हो गई आपकी एड्स हो गई, हेपेटाइटिस होगी, डेंगू, इन्फ्लुएंजा आदि अन्य कई सारी बीमारियां हैं जो वायरस के कारण होती है, उनका अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो बीमारियां हैं वो एक तरह से आप सभी जो हैं इनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। कई बीमारियों के लक्षण जो हैं वो आप जानते हैं, उनको समझते हैं, बस अपन को थोड़ा दिमाग पे जोर देने की बात है। बाकी सभी अधिकतर जो बीमारियां हैं उनके लक्षणों को जो है आप जानते हो, कईयों के तो आप इलाज भी जानते हो, बुखार में कौन सी गोली देते हैं, नाक में आपका जो है कोल्ड हो गया, अपना जुकाम हो गया, उसमें कौन सी टेबलेट्स देते हैं, पर उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि जो इलाज है वो अपन से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, वो एक मेडिकल फील्ड का विषय हो गया, तो वो अपना विषय नहीं है। अपन को जो है मुख्यतः बीमारियों में अपन को क्या पढ़ना है, वो पढ़ना है कि एक तो आपका एजेंट कौन सा है बीमारी का,
रोग कारक जो है वो कौन सा है, आपका वायरस है या बैक्टीरिया है, उसको अपन को याद रखना, उसका नाम अपन को पता होना चाहिए। दूसरा, उससे कौन सा जो अंग है आपके शरीर का वो प्रभावित हो रहा है, उसका अपन को पूरा ज्ञान होना चाहिए। प्रभावित अंग कि एक शरीर का विशेष अंग ही प्रभावित हो रहा है उस बीमारी से, या पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है, तो उसको भी अपन को याद रखना। कई बीमारियों में पूरा शरीर प्रभावित होता है, कई बीमारियों में कुछ जो है अपने सिर्फ एक दो ऑर्गन्स हैं शरीर के वो प्रभावित होते हैं। वैसे जो इनका प्रभाव होता है, कोई सी बीमारी हो पूरे शरीर पर पड़ता है, परंतु कई बार स्पेशली कुछ ऑर्गन्स होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं बॉडी के, वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तीसरा जो है अपन ये देख लेते हैं कि इसका संक्रमण, इसका प्रसार कैसे हो रहा है, इसके संक्रमण का क्या तरीका है, इसका संक्रमण का प्रसार कैसे हो रहा है। ये तीसरा बिंदु जो है अपन को याद रखना है कि इसका संक्रमण किसी वाहक के द्वारा हो रहा है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो रहा है, एयरबोर्न हो रहा है, पानी से हो रहा है, या आपके भोजन से हो रहा है, मतलब किस तरह से डायरेक्ट कांटेक्ट से हो रहा है, किस तरह से उसका प्रसार हो रहा है। तीसरा जो अपन को चौथा है, सॉरी, वो अपन को देखना है कि उसके लक्षण क्या हैं, उस बीमारी के सिम्टम्स अपन को याद रखने हैं कि लक्षण क्या है। और पांचवा जो अपन को याद रखना है वो उसका डायग्नोसिस, निदान। बस ये जो 5 बिंदु हैं, किसी भी रोग के बारे में, कोई भी डिजीज हो अपनी बीमारी, उस बीमारी में अपन को इन 5 जो है अपना जो है मेन पॉइंट रहेंगे, की पॉइंट है, उनका अपन को अध्ययन करना है। इसके अलावा इसके बाहर कुछ भी नहीं आता और नहीं इससे ज्यादा अपन को पढ़ना है, क्योंकि अपन को केवल एग्जाम में पास होना है, उसके ऊपर कोई थीसिस नहीं करनी है, कोई रिसर्च नहीं करना है। इसलिए बहुत ज्यादा अनावश्यक मैटर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल ये जो अपने 5 बिंदु हैं, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपन हर बीमारी का अध्ययन करेंगे ताकि अपन को याद करने में वो आसानी रहे। पहला, डिजीज कौन सी है, किस रोग कारक के कारण हो रही, कौन एजेंट है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है, कौन है, उसका नाम अपन को याद करना है। अभी जैसे अपन वायरल डिजीज पढ़ रहे हैं तो कौन सा वायरस है उसका अपन को नाम याद रखना है। दूसरा, उससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, शरीर, पूरा शरीर प्रभावित हो रहा है या हाथ पैर या कोई स्पेशल जो ऑर्गन है शरीर का वो ज्यादा प्रभावित हो रहा है। तीसरा जो है वो है आपका कि उसका संक्रमण का प्रसार कैसे होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बीमारी कैसे फैल रही है या अपने शरीर में जो है वो बीमारी कैसे प्रवेश कर रही है, वो प्रसार क्या है, उसका मोड क्या है, तरीका क्या है वो। चौथा जो है आपको उसके लक्षण याद रखने हैं कि उसके क्या सिम्टम्स हैं, बुखार है, सिर दर्द है, ये कॉमन सिम्टम्स है। दोस्तों बुखार जो है, फीवर, कई बार अपन इस चीज का जो है वो जिक्र कर रहे हैं कि फीवर, बुखार, अब वो क्या होता है मैं आपको एक बता देता हूं। विद्यार्थियों, अपन सब में एक भ्रांति है कि बुखार जो है वो क्या है कि एक बीमारी है, एक प्रकार की डिजीज है। अपन को सामान्य भाषा में अपन नहीं कहते यार मुझे बुखार हो रहा है। तो दोस्तों बुखार जो है वो एक बीमारी नहीं है, वो क्या है, एक बीमारी का लक्षण है, सिम्टम्स है। आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी का क्या है वो सिम्टम्स है। बुखार आपको ये दर्शा रहा है, बुखार होने का मतलब आपको ये है कि आपको फला फला बीमारी हो गई है और उसका एक सिम्टम जो क्या है वो फीवर है, बुखार। अब क्यों होता है बुखार, बुखार क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर है वो अगर आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर 37.4 अगर इससे इंक्रीज हो जाता है शरीर का तापमान, जैसे 40 हो गया, 42 हो गया, 39 हो गया, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि यार मुझे बुखार हो गया है। तो बुखार क्या है, एक बीमारी नहीं है, बुखार आपका एक लक्षण है जो शरीर जो है बीमारियों से ग्रसित होने पर प्रदर्शित करता है, एक कॉमन सिम्टम्स है। आप सभी जानते हैं बुखार जो है किसी भी प्रकार की वायरल या आपकी बैक्टीरियल डिजीज ले लो,
उन बीमारियों में बुखार एक कॉमन सिम्टम्स है। ये तो आपको रटना ही है कि इस बीमारी में बुखार तो होगा ही है, चाहे वो नाक की हो, चाहे गले की हो, चाहे आपके पेट की हो, चाहे आपके मस्तिष्क की हो, कोई सी भी बीमारी हो, आपका यूरिन इन्फेक्शन हो गया, तो कोई सा भी इन्फेक्शन हो, अपना बैक्टीरियल हो चाहे वायरल हो, उनमें जो मुख्यतः सिम्टम जो आपका पहला आता है वो क्या आता है? बुखार आता है। अब बुखार क्यों होता है? कि शरीर की एक प्रक्रिया होती है दोस्तों, कि जब भी अपना कोई रोग कारक, कोई एजेंट या बीमारी का जो है, कोई पैथोजन है अपने शरीर में जब वो प्रवेश कर गया, तो शरीर क्या होता है? उसके प्रति एंटीबॉडीज का निर्माण करता है, उससे लड़ने की क्षमता विकसित करता है। कैसे लड़े उस बीमारी? ऐसा नहीं है कि कोई रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश कर गया और शरीर कहता है भैया ठीक है आ गया, तू अपना काम कर चल। नहीं, अपने शरीर में जब भी कोई फॉरेन बॉडी जो है वो अगर प्रवेश करती है, कोई भी एंटीजन हो, कोई रोग कारक हो, तो अपना शरीर क्या उसके प्रति अपना विपरीत प्रभाव दिखाता है, उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसको मारने की कोशिश करता है। और ये क्यों होता है? ये सब होता है अपनी प्रतिरक्षा के कारण, इम्यून पावर। इम्यून सिस्टम जो है अपना प्रतिरक्षा तंत्र, वो जब भी कोई एजेंट है, जब भी कोई रोग कारक अपने शरीर में प्रवेश कर गया, तो उसके प्रति वो लड़ाई शुरू कर देता है, उसको मारने की कोशिश करता है। तो उस प्रक्रिया में शरीर का तापमान जो क्या होता है वो बढ़ जाता है, ताकि वो एजेंट रोग कारक है वो नष्ट हो जाए। तो उस समय जो लक्षण उत्पन्न होता है वो होता है फीवर, बुखार। तो वो कब होता है? शरीर की रोगाणु से लड़ने की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जो पहला लक्षण आपका दिखाई देता है शरीर में, वो कौन सा है? बुखार। बुखार हो गया, इसका मतलब है कि कोई न कोई जो एजेंट है, कोई एंटीजन है, कोई बीमारी का जो कारक है वो आपके शरीर में क्या हो गया है? प्रवेश कर गया है। तो शरीर उससे क्या हो रहा है? लड़ाई प्रदर्शित कर रहा है। तो बुखार एक बीमारी नहीं है, बुखार एक लक्षण है, एक सिम्टम से किसका? बीमारी होने का। तो आपके समझ में आ गए बुखार का? तो वायरल डिजीज जो है ये उसके उदाहरण हो गए, ये आपके उसके फैलने के तरीके हो गए, किस किस मोड से है वो जो है आपके शरीर में प्रवेश करेंगे। तो आप शुरू करते हैं अपन अपनी पहली वायरल डिजीज जो है वो है आपकी एड्स, HIV। विद्यार्थियों, एड्स का नाम जो है आप सभी ने भी सुना होगा, सभी इस नाम से जो है परिचित होंगे कि एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स जो है विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं कि एक बीमारी ना होकर कई सारी बीमारियों के लक्षणों का क्या है? एक समूह है। तो एड्स क्या है? जब भी आपको HIV संक्रमण होता है, HIV जब भी आपको संक्रमण होता है, तो इस संक्रमण के कारण आपके शरीर में जो लक्षण उत्पन्न होंगे, उन लक्षणों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? एड्स कहलाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यून मतलब आपका इम्यून सिस्टम, अब डेफिशिएंसी यानी कमी होना। अब सिंड्रोम क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं कि सिंड्रोम जो है वो साइंस, बहुत सारे जो चिन्ह होते हैं अपने, और आपके होते हैं सिम्टम्स। कि जो सिंड्रोम होते हैं वो अपन किसे बोलते हैं, किसको कहते हैं? तो सिंड्रोम अपन उसे कहते हैं कि जब बहुत सारे लक्षण और बहुत सारे जो साइंस होते हैं उनका एक समूह जो है वो उत्पन्न हो जाता है अपने शरीर में किसी बीमारी के कारण या किसी बहुत सारी बीमारियों के कारण, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम मतलब बहुत सारे लक्षणों और चिन्हों का जो है वो एक ग्रुप, एक समूह है, उसको अपन क्या बोलते हैं? सिंड्रोम बोलते हैं। तो इम्यून आपका जो हो गया वो है आपकी जो प्रतिरक्षा। तो यहां से अपन को समझने की जरूरत है, इसके नाम से ही अपन को ये प्रदर्शित हो रहा है, ये अपन को दिखाई दे रहा है कि ये जो बीमारी है, जब HIV इन्फेक्शन, इस बीमारी में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमजोर
होता है, या ये जो वायरस है ये आपके इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। इम्यून सिस्टम मतलब आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, और प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब क्या हो गया आपकी इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है शरीर का, जो अंग जो तंत्र जो है बीमारियों से लड़ता है शरीर में, उस अंग को अपन क्या बोलते हैं, उस तंत्र को इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र। वह तंत्र जो बीमारियों से शरीर को बचाता है, बीमारियों से लड़ता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। इसके बारे में जो है अपन एक अलग से विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे कि प्रतिरक्षा जो है वो क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कैसे उसको अर्जित किया जा सकता है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, उसको अपन विस्तृत रूप से एक चैप्टर में जो है पढ़ेंगे। तो ये जो है HIV इन्फेक्शन जो मुख्यतः जो इसका जो आपका अटैक होता है शरीर में, वो कहाँ होता है, इम्यून सिस्टम पर, प्रतिरक्षा प्रणाली पर। अब जब विद्यार्थियों, जब आपकी जो मेन प्रतिरक्षा प्रणाली है शरीर से, जो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है शरीर की, अगर उस पे ही अटैक हो गया वायरस का, तो आप देखो कि आपको केवल एक ही बीमारी नहीं होगी, आपको कई सारी बीमारियां हो जाएगी। जैसे आपको कैंसर हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, न्यूमोनिया हो जाएगा। तो HIV जो क्या है, एड्स जो है वो कई सारी बीमारियों का समूह है, सिम्टम्स है, लक्षण है। जब भी आप HIV वायरस से संक्रमित हो गए तो आपको ये श्योर है कि आपको इस बीमारी के साथ साथ जो है आपको अन्य बीमारियां भी हो जाएगी, उससे आप संक्रमित हो जाओगे। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, सिंड्रोम बोलते हैं, कि जब HIV का जो वायरस है वो कई सारे जो है बीमारियों को पैदा करने में सहायक है। अब HIV का वायरस जो है RNA वायरस होता है। ये वायरस क्या करता है कि आपका जो DNA है व्यक्ति का, जिस रोगी में ये प्रवेश करता है, उस व्यक्ति का जो DNA है, उसके DNA में क्या करता है, ये अपना DNA अपना जो है वो इंसर्ट कर देता है। जो अपना जो प्रोटीन है वो क्या करता है, आपके DNA में जो है रोगी के में वो इंसर्ट कर देता है। तो और ये वायरस जो है क्या होता है कि जो DNA की जो कमांड है, उस कमांड को खुद जो है वो अपने हाथ में ले लेता है। ये आपकी जो जीन है, जीन जो है DNA है आपके, उनमें घुस जाता है और उसको अपने अनुसार चलाता है। तो ये HIV वायरस इसलिए क्या होता है कि आपका शरीर की जो है प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपका जो DNA है, आपका जो जीन है, वो इस वायरस के अनुसार चल रहा है। ये वायरस जैसा चाह रहा है वैसा चल रहा है। तो उसके कारण क्या होगी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, क्योंकि इसका मुख्य कार्य जो है इस वायरस का वो क्या है, प्रतिरक्षा प्रणाली को खत्म करना है। तो ये वायरस क्या होगा, आपके जो जीन है, DNA है, उनमें घुसकर आपका जो उसका बिल्कुल DNA को है वो चेंज कर देता है तथा उसको अपने अकॉर्डिंग चलाता है। इसलिए इस बीमारी का इलाज खोज पाना अभी तक संभव नहीं हुआ है। कंप्लीट जो इलाज ट्रीटमेंट है इस बीमारी का इसलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि ये जो है आपके DNA जो है अपना, उस DNA को, अपने जीन को जो है वो बिल्कुल अपने हाथों में ले लेता है, परिवर्तित कर देता है तथा खुद भी उसमें क्या बार बार परिवर्तित होता रहता है, म्यूटेट होता रहता है। तो HIV वायरस एड्स जो है वो किसके कारण होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस जो होता है HIV, उसके कारण होता है। लक्षण क्या होंगे, रोगी की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, HIV इस तंत्र को नष्ट कर देता है। इसका मुख्य जो लक्षण है वो यही है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको नष्ट करना। तो जब आपका इम्यून सिस्टम नष्ट हो जाएगा तो आपके कई प्रकार की जो बीमारियां, दूसरी वायरल और जो बैक्टीरियल डिजीज है वो भी आपके शरीर में क्या होगी, उत्पन्न हो जाएगी। रोगी का शरीर जो है जगह जगह से फूल जाता है। फूलना जो आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं, जैसे आपके ग्रोइन एरिया में होते हैं, आपके गर्दन में होते हैं, आपके जो ग्रोइन ये जो बगल होती है उनमें होते हैं, आर्म्स में, तो वो जो क्या होंगे, फूल जाएंगे, गांठिस टाइप में बन जाएगी। खून का संचार जो है अव्यवस्थित हो जाएगा। रक्त में जो WBC है वो संख्या में कम हो जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अपने शरीर में जो है इम्यून सिस्टम जो है उसमें जो मुख्यतः जो क्या होता है, इम्यून सिस्टम में जो अपने होता है वो होता है WBC और आपकी T4 लिम्फोसाइट्स। यही वो दो सेल्स हैं या दो अपने जो हैं कारक हैं जो अपने शरीर के बीमारियों से
लड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यही दो जो हैं WBC और T4 सेल्स जो होती है, यही अपने शरीर में इम्यून सिस्टम को बनाती है, यही लड़ती है बीमारियों से। तो वो क्या करता है, इन्हीं पे अटैक करता है, इनको खत्म करने का काम करता है। तो इनकी संख्या क्या होती है, शरीर से कम हो जाती है, अपने शरीर में ब्लड में जो है वो कम हो जाती है। तो क्या होगा, शरीर जो है उस लायक नहीं रहेगा कि वो उस बीमारी से लड़ सके, बीमारियों से लड़ सके, HIV इन्फेक्शन का सामना कर सके, या उसके कारण जो अन्य बीमारियां होने वाली है उनका सामना कर सके। तो ये देखिए आप इसमें डायग्राम में, ये आपको HIV वायरस है, RNA वायरस होता है, इस तरह से ये प्रदर्शित होता है। तो एड्स का जो मुख्य जो वायरस है वो कौन सा हो गया, अपना HIV वायरस हो गया, HIV इन्फेक्शन हो गया। और उसके कारण क्या होता है, अपने में बहुत सारे जो है लक्षण पैदा हो जाएंगे, जिनको अपन क्या कर लेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं। अब कारण अपन लक्षण देख लिए, एजेंट अपन ने देख लिया कि किस कारण से हो रहा है, कौन सा वायरस है, HIV वायरस। तो आपको क्या याद रखना है, कौन सा वायरस याद रखना है, HIV वायरस याद रखना है, एड्स का। दूसरे लक्षण अपन ने देख लिए, मुख्य लक्षण जो है इसका, इम्यून सिस्टम को खत्म करना, इम्यून सिस्टम का कमजोर हो जाना, ये इसका मुख्य लक्षण है। अब ये कैसे फैलेगा, एक तो आपका असुरक्षित ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप कहीं आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, कई बीमारियों से ब्लड में कमी हो जाती है शरीर में ब्लड की, तो उस समय जो आपके क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ब्लड चढ़ाते हैं अपन। तो उस दौरान अगर आपका जो ब्लड है किसी HIV संक्रमित व्यक्ति का है, तो आपको क्या होगा, इन बीमारियों के होने के चांसेस इस बीमारी के ज्यादा हो जाएंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन या ब्लड की जो पार्ट हैं, सेल्स हैं, उनके द्वारा भी ये क्या होगा, फैलता है। तो ब्लड और ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी इस संक्रमण को फैलाने में सहायक होते हैं। रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाना, यह सबसे बड़ा जो है इसका संक्रमण का कारण है। एड्स का जो मुख्य जो संक्रमण का कारण है वो आपका क्या कारण है, असुरक्षित यौन संबंध। जब भी किसी रोगी के साथ अगर आप असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो आपको एड्स होने की संभावनाएं जो होती है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। संदूषित सिरिंज, जो अपने सिरिंज आती है इंजेक्शन लगाने की, तो उस सिरिंज, एक ही सिरिंज का जो है अगर कई व्यक्तियों में प्रयोग किया जाता है तो आपको चांसेज हैं कि जब मान लो उस सिरिंज किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति से में प्रयोग कर ली गई है, अगर वही सिरिंज किसी स्वस्थ रोगी में अगर प्रयोग करते हैं तो उसको भी HIV संक्रमण हो जाएगा। गर्भवती माता से बच्चे को, इसके भी चांसेस पूरे होते हैं कि जब कोई माता HIV से ग्रसित होती है तो उसके बच्चे को भी एड्स होने की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल होती है। तो ये मुख्यतः कारण है इसके कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन द्वारा, रोगी के साथ असुरक्षित यौन संबंध द्वारा, और जो चिकित्सीय उपकरण है जैसे सिरिंज हो गया आपका, तो अगर वो इन्फेक्टेड है, कई सारे लोगों में अगर उसका प्रयोग हुआ है, उसको डिस्कार्ड नहीं किया गया है, तो उसके भी संभावनाएं होती है। गर्भवती माता से बच्चे को, अगर बच्चा गर्भ में है और माता प्रेग्नेंट है, तो माता अगर इन्फेक्टेड है एड्स से तो संभावना है कि उसके बच्चे को भी HIV हो जाएगा। तो ये इसके संक्रमण के तरीके हो गए। क्या तरीके हैं, क्या मोड हैं संक्रमण के, वो हो गए आपके। अब इसका निदान कैसे किया जाए, जांच कैसे किया जाए कि आपको HIV हो गया है, HIV वायरस से आप संक्रमित हो गए हैं। विद्यार्थियों, HIV वायरस जो है इसकी 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज होती है आपकी अक्यूट इन्फेक्शन की, जो है मैं वो आपको लेवल बता रहा हूं। दूसरा होता है आपका क्रोनिक। 3 स्टेज होती है कि रोग HIV जो है वो रोगी के शरीर में कितने स्तर से फैलेगा, क्या क्या उसकी स्टेज होगी। और तीसरा होता है आपका एड्स। ऐसा नहीं है कि आप आज ही संक्रमित हुए कल ही आपको एड्स जो है उसके लक्षण आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शुरुआती जो स्टेज होती है जिसको अपन बोलते हैं एक्यूट स्टेज, अगर आप इससे HIV से अगर आप इन्फेक्टेड हुए हैं तो कई दिनों तक सिर्फ आपको सिंपल फ्लू रहेगा, इस तरह के लक्षण आते हैं। कई दिनों तक आपको जो दूसरे लक्षण जो हैं HIV के, वो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। तो आप पहचानना क्या इसका बिना टेस्ट के क्या होता है, संभव नहीं होता है। तो
पहली जो स्टेज है एक्यूट स्टेज है, इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ फ्लू वाला लक्षण जो है वो दिखाई देगा रोगी में, परंतु हाँ वो एक व्यक्ति अन्य जो व्यक्ति हैं उनको संक्रमित करने लायक हो जाता है, क्योंकि एचआईवी वायरस का संक्रमण जो उसमें हो चुका होता है। दूसरी जो स्टेज होती है वो कई दिनों बाद दिखाई देती है, जिसको क्रोनिक स्टेज अपन बोलते हैं। तो इस स्टेज में जो है व्यक्ति में और भी अन्य लक्षण जो हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं, जैसे उसकी इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर होने लग जाता है, कुछ अन्य बीमारियां भी उसको होने लग जाती है या उनका इलाज हो नहीं पाता है। तीसरी जो मुख्य स्टेज होती है, जब सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं एड्स, यानी जो लक्षणों का जो समूह है वो आपको एचआईवी इन्फेक्शन का थर्ड स्टेज में जाके मिलेगा, जहां पर आपको एचआईवी के कई सारे जो लक्षण हैं, जैसे कि आपको बुखार 1 महीने से ज्यादा हो गया, जैसे कि आपको दस्त लग रही है वो 1 महीने से ज्यादा हो गई, जैसे आपका वजन है वो आपका 10% जो वजन है बॉडी वेट का वो अचानक से कम हो गया है। तो ये जो लक्षण होते हैं, या अन्य बीमारियां जो होगी, जैसे आप कैंसर से संक्रमित हो गए, कैंसर हो गया, आपको टीबी हो गया, न्यूमोनिया हो गया, एक साथ आप कई बीमारियों से ग्रसित हो गए, तो वो अपन को क्या कहलाता है, एचआईवी की जो है वो डेंजर स्टेज, या एचआईवी की जो है वो एड्स वाली जो स्टेज है वो मुख्यतः वो कहलाती थर्ड स्टेज, तीसरी स्टेज। इसमें जो आपके जो सिम्टम्स हैं वो आपके दिखाई देंगे। अब अर्ली सिम्टम, जैसे अपन डायग्राम के माध्यम से अपन जो है वो समझते हैं कि आपको ठंड लग के बुखार आएगा, आपका सर दर्द करेगा, मूड स्विंग होंगे, आपके गले में जो है वो क्या होगा, शोर थ्रोट होगा, गले में खराश हो जाएगी, निगलने में आपको परेशानी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के जो लिम्फ नोड है वो फूल जाते हैं। लिम्फ नोड और माउथ अल्सर, आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, थकान रहेगी, मस्कुलर फटीग रहेगा, दर्द रहेगा, नोजिया वोमिटिंग रहेंगी, आपकी भूख है वो कम हो जाएगी, जोड़ों में दर्द रहेगा, न्यूमोनिया, खांसी, आपको ये सारी बीमारियां हो जाएगी, चेस्ट पेन रहेगा, सांस लेने में परेशानी आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, लो बीपी हो जाएगा, रेसेज हो जाएंगे, कुछ बीमारी में स्किन जो है आपकी वो नीली पड़ने लग जाएगी, तथा जो महिला है उनमें जो उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड है वो चेंज हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएंगे वेजाइना में, ईस्ट वगैरह के। तो ये लक्षण जो है एचआईवी के जो मुख्य लक्षण है वो दिखाई देते हैं, परंतु ये कब दिखाई देंगे, आपके ये शुरुआती स्टेज में दिखाई देंगे। इससे अपन इनको देखकर अपन ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये एचआईवी के लक्षण हैं। एचआईवी का जो है वो निदान क्या होता है, अपने डायग्नोसिस से अपन पता करते हैं। वो आपका एलिजा टेस्ट हो गया, स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग मतलब है कि बहुत सारे जो रोगी हैं उनमें अगर आपको कई सारी बीमारियां हैं तो उनमें से अपन ये छांटें कि एचआईवी का इन्फेक्शन है नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट। तो होता है एलिजा टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है आपका वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, और मॉडर्न जो अभी जो टेस्ट किया जा रहा है, अभी जो इसका निदान करने की जो मॉडर्न टेक्निक है वो अपनी क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये कुछ जांचों के नाम हैं, ये अपन को याद रखने हैं कि एचआईवी जो है उसका कैसे पता लगाया जाए, कोई व्यक्ति जो है, कोई रोगी एचआईवी से संक्रमित हो गया है। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में प्रोटीन की जांच करते हैं, साउदर्न ब्लॉट टेस्ट में डीएनए की जांच करते हैं। अब मुख्य क्या है कि एड्स जो है वो एक रोग नहीं बल्कि कई रोगों का समूह है जिसमें प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है। तो एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम का मतलब हो गया है कि वो एक रोग नहीं बल्कि कई सारी बीमारियों, कई प्रकार की बीमारियां जो एचआईवी के कारण होती है, एचआईवी के इन्फेक्शन होने के कारण होती है, उसका क्या है, एक ग्रुप है, एक समूह है साइंस सिम्टम्स का। तो ये आपके मुख्य लक्षण हो गए। आपके मेन जो आएंगे कि अगर आपको बुखार है 1 महीने से ज्यादा, अगर आप इलाज करा रहे हो परंतु ठीक नहीं हो रहा है तो वो एचआईवी हो सकता है। या आपको दस्त लग रहे हैं 1 महीने से ज्यादा, अगर आपको दस्त हो गया है, या आपका वजन है अनावश्यक कम हो गया। वजन कई और बीमारियों में भी कम होता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस में भी होता है, परंतु वो अपन जांच के बाद ही कह सकते हैं कि अपन को कौन सी बीमारी हुई है। राष्ट्रीय एड्स शोध संस्थान जो है वो अपने पुणे महाराष्ट्र में है। एड्स कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार द्वारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया है, जो 1992 में शुरू हुआ था। परंतु अभी जो है अपन बहुत दूर है एड्स से उन्मूलन की तरफ, क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी है जिसका जो है परमानेंट इलाज नहीं है, परंतु जो इसकी
दवाइयां हैं जो इसकी थेरेपी है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जिसको बोलते हैं अपन ART, जो दवाइयां दी जाती है एड्स के इलाज के लिए जो अभी तक अपन को ज्ञात है, उन दवाइयों को क्या बोलते हैं अपन? ART बोलते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो उन बीमारियों की वजह से ऐसा नहीं है कि एड्स हो गया उसका है कि जीवन काल बिल्कुल खत्म होने वाला ही है, या अल्प समय में की रोगी है जो उसकी मृत्यु होने वाली, नहीं, ऐसा नहीं है। ART जो है अगर वो सही समय पे अर्ली स्टेज में या जो अपनी एक्यूट स्टेज होती है अगर उसमें अपन को पता लग जाए कि भाई रोगी जो है HIV से संक्रमित है, तो उसकी जो अगर इलाज सही समय पे शुरू हो गया तो रोगी जो है अपना जीवन काल बढ़ा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जिसको एड्स हो गया है तो वो ये है कि अल्पकाल में ही अपन ये मान के चलेंगे भाई ये तो मरने ही वाला है महीने 2 महीने में, नहीं, ऐसा नहीं है। वो रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ART क्या है कि जो दवाइयां जो है वो दी जाती है, जो थेरेपी दी जाती है एड्स के इलाज के लिए, वो ART कहलाती है, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या ट्रीटमेंट जो है वो कहलाता है। तो विद्यार्थियों, पहली बीमारी जो अपन ने पढ़ी वायरल डिजीज जो है, कम्युनिकेबल जो ग्रुप है अपना बीमारियों का, उसका पहला जो अपन ने वायरस लिया है, वायरस की जो पहली डिजीज अपन ने पढ़ी वो आपकी होगी HIV। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि अपन को सिर्फ 4-5 चीजें याद रखनी है कि बीमारी का कारक कौन सा है, एजेंट कौन सा है। HIV है तो इसका वायरस कौन सा है? HIV वायरस। दूसरा, उसके लक्षण क्या हैं। तीसरा, उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है। अब जैसे HIV है तो इसमें जो आपका प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, कौन सा आपका सिस्टम प्रभावित होता है, वो है आपका इम्यून सिस्टम। परंतु इसका प्रभाव पूरे शरीर पे होता है, क्योंकि जब आपका इम्यून सिस्टम ही अगर आपका खत्म हो गया तो आपको कई प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। उनके कई सारे लक्षण होते हैं जो आपके ऊपर से नीचे तक, आपके सर से पैर तक जो भी है, मसल्स ले लो आपकी, आपका पेट ले लो, आपका गला ले लो, आपका हार्ट ले लो, सब में जो है वो आपके कुछ ना कुछ लक्षण नजर आएंगे। फिर होता है आपका संक्रमण। संक्रमण किस प्रकार से फैल रहा है, उसके लक्षण क्या हैं। तो और लास्ट जो अपना स्टेज है वो कौन सा, अपना डायग्नोसिस, कि उसका निदान कैसे किया जाए। कई सारी बीमारियां हैं उनमें सिर्फ CBC टेस्ट होते हैं, ये एक चिकित्सकीय टर्म है, कंप्लीट ब्लड सेल्स काउंट का टेस्ट करवाते हैं। तो वो एक निदान का तरीका है, क्योंकि ब्लड जो है अपने शरीर में वो एक मुख्य कंपोनेंट है जिससे अपन किसी बीमारी का पता लगा सकते हैं। तो कई बीमारियों में ब्लड टेस्ट होते हैं, CBC वगैरह के टेस्ट होते हैं, उसको अपन आगे देखेंगे कौन कौन सी बीमारियों में। तो ये आपका हो गया HIV। दूसरी जो आपकी वायरल डिजीज है वो है आपकी हिपेटाइटिस। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से संबंधित हो रहा है हेपेटाइटिस, हिपेटिक मतलब आपका होता है लीवर। क्या होता है? लीवर। तो नाम से संबंधित हो रहा है, प्रदर्शित हो रहा है अपन को कि हिपेटाइटिस जो है उससे प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है अपने शरीर का? लीवर, यकृत। वो अपने शरीर का ऐसा अंग है जो हिपेटाइटिस जब बीमारी हो जाती है, पीलिया भी जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, उससे प्रभावित होता है। तो हिपेटाइटिस। अब टाइटिस का मैं आपको बता देता हूं कि हिपेटाइटिस, ये जो टर्म्स है, ये टाइटिस, इसका मतलब होता है सूजन, इन्फ्लामेशन, सूजन या स्वेलिंग। जब भी किसी अंग में सूजन आती है तो एक मेडिकल टर्म में जो है चिकित्सकीय भाषा में अपन उसको क्या बोलते हैं? टाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उसको स्वेलिंग बोलते हैं। तो टाइटिस का मतलब क्या हो गया? हिपेटाइटिस का मतलब क्या हो गया कि आपका जो लीवर है, सेल्स है, उनमें क्या होगी? स्वेलिंग आएगी, सूजन आ जाएगी। तो हिपेटाइटिस का एक लक्षण जो हो जाएगा
क्या होगा इस बीमारी का, वो होगा आपकी लीवर में सूजन, इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस जो है उसमें क्या होता है, इस बीमारी में लीवर में आपके स्वेलिंग आ जाती है। यह भी एक वायरल डिजीज है। कौन से वायरस के कारण होती है? हिपेडिना वायरस, हेपेटाइटिस वायरस भी बोलते हैं, हिपेडिना वायरस भी बोलते हैं, इसी कारण ये बीमारी होती है। हेपेटाइटिस जो है वो मुख्यतः 5 प्रकार का होता है, ABCDE 5 प्रकार का हेपेटाइटिस होता है, जिसको कि इसके फैलने के तरीकों और लक्षणों के आधार पर डिवाइड किया गया है 5 प्रकारों में। कौन सा अंग प्रभावित होता है हेपेटाइटिस से? नाम से संबंधित है, लीवर, आपका यकृत, ये प्रभावित होता है इस बीमारी में। ये वायरस एक डीएनए वायरस होता है। डीएनए और आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, इनका अपन जो है जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो इनका अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं। अभी आप सिर्फ ये याद रख लो कि ये डीएनए वायरस है। अब इसका संक्रमण कैसे होगा अपने शरीर में या व्यक्ति में, जो है रोगियों में, ये कैसे फैलेगा? हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो एड्स जैसे होते हैं, इनके फैलने के तरीके जो होते हैं एड्स जैसे होते हैं। मतलब आपका असुरक्षित यौन संबंध हो गया, ब्लड या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में अगर वो जाते हैं तो उसके द्वारा फैलेगा, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा फैलेगा, असुरक्षित यौन संबंध से फैलेगा, कॉन्टामिनेटेड जो चिकित्सीय जो अपने आर्टिकल्स हैं, उपकरण है, उनके द्वारा फैलेगा। रोगी के जो घाव हैं अगर उनके संपर्क में जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो है वो आता है तो उसके द्वारा फैलेंगे। जैसे कि आप किसी संक्रमित व्यक्ति का हेपेटाइटिस से जो पीड़ित है उसका रेजर वगैरह जो है अगर वो सेविंग करने के लिए अगर आप यूज करते हो तो अगर आपको कट लगता है तो उससे फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सी डी जो है वो एड्स जैसे ही जो फैलता है उसी प्रकार से ये भी फैलता है। बाकी जो ए और ई जो है वो आपके बोलते हैं फीको ओरल रूट, यानी जब आपका जो है दूषित जल और भोजन, इसके द्वारा ये हेपेटाइटिस जो है ए और ई वो फैलते हैं। तो हेपेटाइटिस बी सी डी जो है यौन संपर्क द्वारा रक्त के माध्यम से माँ से बच्चे को भी हो सकते हैं, गर्भवती माँ जो है गर्भ में जो बच्चा है उसको भी फैल सकता है। रेजर, टूथब्रश या अन्य जो व्यक्तिगत वस्तु जो हैं जिसके द्वारा कि अगर रोगी को कोई कट लगता है, अगर उसको आप प्रयोग करते हैं, आप उसके संपर्क में आते हैं उसके ब्लड के या ब्लड के पार्ट्स के, तो वो आपके फैलने में चांसेस जो हैं ज्यादा हो जाएंगे। वो किसके? बी, सी और डी प्रकार का जो हेपेटाइटिस है उसके। अब ये हो गया आपका कि संक्रमण कैसे होगा, वो अपन ने पढ़ लिया कि ए और ई जो है दूषित भोजन और जल द्वारा फैलेंगे। बी सी डी जो है वो आपके जिस तरह से एड्स फैलता है उसी प्रकार के जो संक्रमण के जो तरीके हैं उसी से फैलेगा। असुरक्षित यौन संबंध, असुरक्षित आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, रोगी व्यक्ति की जो है वो व्यक्तिगत जो है आपकी वस्तुएं हैं जिनके द्वारा अगर आपको कोई कट लग सकता है तो उनके उपयोग करने से भी फैलेगा। अब ये हो गया आपका कि वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस वायरस। प्रभावित अंग कौन सा? आपका लीवर हो गया। देखिए ये आप देख सकते हैं ये लीवर की सेल्स में क्या हो रही है, स्वेलिंग हो रही है। अब आपका कि इसके लक्षण क्या होंगे, जैसा कि मैंने नाम से बताया कि हेपेटाइटिस पहला लक्षण क्या होगा, आपके लीवर में सूजन आएगी, इंफ्लामेशन होएगा, स्वेलिंग आ जाएगी लीवर में। तो पहला लक्षण क्या होगा, लीवर में सूजन, इंफ्लामेशन। अब इन्फ्लामेशन को आप एक मैं सामान्य तरीके से आपको बताता हूं। कई बार जैसे अपना पैर मुड़ जाता है, ब्लड तो नहीं निकलता परंतु अपना पैर मुड़ गया, हाथ मुड़ गया या अपनी जो हड्डी टूट गई तो अपने क्या होता है उस जगह पे क्या होती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में इन्फ्लामेशन बोलते हैं, स्वेलिंग होना। तो लीवर में सूजन आ जाएगी, उस व्यक्ति को जो है जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा। पीलिया से अपन सभी परिचित हैं, आंखों का रंग पीला हो जाना, बाथरूम आप पीला करोगे, कलर जो है वो आपके यूरिन का क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आपका भूख जो है वो बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये लक्षण क्या है आपके पीलिया के लक्षण, आपके जॉन्डिस के जो लक्षण है वो आप में उत्पन्न हो जाएंगे। त्वचा आपकी स्किन पीली हो जाएगी, आपको भूख कम लगेगी, आपका जो यूरिन है वो पीला आने लग जाएगा। तो ये मुख्यतः लक्षण है किसके, हेपेटाइटिस के।
क्या क्या लक्षण है? लीवर में स्वेलिंग हो जाएगी, जॉन्डिस है उसके साइन सिम्टम्स आपको उत्पन्न हो जाएंगे, स्किन का पीला होना, आंखों का कलर पीला होना, आपको भूख जो है वो कम लग जाएगी, आपका जो यूरिन है उसका कलर क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। क्योंकि लीवर जो है जैसा कि अपन जानते हैं अपने शरीर में एक पाचक ग्रंथि है, पाचन करने में सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है अपने शरीर में वो किसका है? लीवर का है। तो जब लीवर ही डिस्टर्ब हो गया तो आपके जो अन्य जो चीजें हैं पाचन से संबंधित जो भी आपके कार्य हैं शरीर में वो सब डिस्टर्ब होना तय है। तो पहला सिम्टम्स लीवर में सूजन हो गया तो उसके कारण जो है आपको पीलिया हो जाएगा, पीलिया होते हुए आपको पीलिया के साइन सिम्टम्स जो है वो सारे के सारे दिखाई देने लग जाएंगे। तो अपन ने हेपेटाइटिस में पढ़ लिया कि वायरस कौन सा है, किस वायरस के कारण हो रहा है, उसका नाम ये अपन को याद रखना है। संक्रमण के क्या तरीके हैं वो अपन ने पढ़ लिया कि ए और ई जो है वो कौन से तरीके से फैलता है और बी सी डी जो है वो कौन से तरीके से फैलता है। हाँ, एक चीज और है कि जो हेपेटाइटिस बी है ये अपन को सर्वाधिक संक्रमित करता है, यानी हेपेटाइटिस का वह प्रकार जो सर्वाधिक रूप से पाया जाता है रोगियों में वो कौन सा है? हेपेटाइटिस बी। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा। और अधिकतर जो है वो हेपेटाइटिस का जब भी नाम होते हैं तो ये एक ही नाम कहेंगे कि यार मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया है। हेपेटाइटिस जो है वो 5 प्रकारों में जो मुख्यतः डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी ई। तो बी है वो सर्वाधिक रूप से संक्रमित करता है, पाया जाता है, इसका प्रकार है एक। दूसरा अपन ने पढ़ लिया कि संक्रमण किस तरीके से होंगे, क्या मोड रहेंगे फैलने के वायरस के। तीसरा अपन ने लक्षण पढ़ लिए। अब एक चार्ट है उसके द्वारा मैं आपको समझा देता हूं कि जो 5 प्रकार के जो अपने हेपेटाइटिस हैं ए बी सी डी ई, उनके जो हैं सोर्सेज क्या हैं वायरस के। जैसे हेपेटाइटिस ई है, फीसेज जो है आपका दूषित मल हो गया, उसके द्वारा जो है उसमें ये वायरस पाया जाता है। जो इससे जो जब भी आप इस प्रकार का जो है इसके संपर्क में आएंगे तो ये क्या होगा? फैलने का इसका ज्यादा रहेगा। दूसरा है आपका हेपेटाइटिस ई में जो है वो कैसे फैलता है? फ्रॉम जो है कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक, आपका जो पानी और जो भोजन है अगर वो दूषित है उसके द्वारा ये फैलता है। अब इसको रोकथाम के क्या उपाय हैं कि आप हाइजीन को अच्छा रखें, हाथ धोते रहें, बार बार साफ सफाई को अच्छा रखें, मेंटेन रखें, तो आप क्या होंगे? इस वायरस हेपेटाइटिस ए से संक्रमित होने से बच सकते हैं, बचाव कर सकते हैं अपना। दूसरा जो है हेपेटाइटिस बी, जो मैंने बताया सर्वाधिक रूप से जो हेपेटाइटिस बी पाया जाता है। अब ये वायरस जो है ब्लड और ब्लड जो बॉडी के जो फ्लूइड है, ब्लड के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके द्वारा स्प्रेड होता है, उनमें ये वायरस पाया जाता है। कैसे फैलेगा? या तो चाइल्ड बर्थ, जब बच्चा जन्म होता है तो उसमें क्या अगर कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी हो गई मां से, तो वहां पे ये फैल जाएगा। अगर आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में हैं उसके बॉडी फ्लूइड में तो आपके फैल जाएगा। जैसे आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया उससे फैल सकता है। तीसरा जो मुख्य है वो है आपका सेक्सुअल कांटेक्ट, असुरक्षित यौन संबंध, उसके द्वारा फैलेगा। अब इसका भी है आपको वैक्सीनेशन जो है हेपेटाइटिस की वो लगती है, और आपको अच्छी हाइजीन अगर मेंटेन रखते हैं तो इसका भी बचाव हो सकता है। तीसरा जो है वो है आपका हेपेटाइटिस सी, जिस तरह से आपका बी फैलता है उसी प्रकार से आपका सी फैलता है। तो आपके जैसे नीडल्स, टूथब्रश, सेवर्स जो हैं उनको अगर आप रोगी जो व्यक्ति है उसके संपर्क वाली जो चीजें हैं अगर आप उनसे बचेंगे, अपना सामान जो है इस प्रकार का वो अगर आप व्यक्तिगत रखेंगे तो ये हेपेटाइटिस आपको फैलना का कम रहेगा, इसके चांसेस क्या होंगे? कम रहेंगे आपके। हेपेटाइटिस डी वो भी आपका जो है बी सी जिस तरह से फैला है उसी तरह आपका फैलेगा। ब्लड और ब्लड डिराइव्ड जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका आप इन्फेक्टेड अगर उसके संपर्क में आ रहे हैं रोगी के, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट जो है वो है उससे फैलेगा। और वही जो रोकथाम के उपाय बी और सी के हैं वही आपके डी के हैं। और आपका जो है हेपेटाइटिस ई, दूषित मल में जो है इसके वायरस ट्रांसमिट होते हैं, दूषित पानी और दूषित भोजन, इससे ये एक दूसरे से फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। और आपको क्या अच्छी हाइजीन मेंटेन रखनी है, तो इससे आप क्या होते हैं? बचाव कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो दोनों हैं वो उनके फैलने का तरीका, बचाव के जो तरीके हैं वो एक जैसे हैं। और हेपेटाइटिस बी, सी और डी
इनके जो है फैलने का तरीका, वायरस के सोर्स से तथा बचाव के तरीके वो आपके एक जैसे हैं। तो इस चार्ट से आप अच्छी तरह से समझ गए। हेपेटाइटिस को जो है इसकी रोकथाम के लिए एनवी नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो भारत सरकार द्वारा जो है वो चलाया जा रहा है अभी, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। ये प्रोग्राम जो है अभी भारत सरकार और राजस्थान सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में क्या है, मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं कि जो अपने हेपेटाइटिस है उसकी जो है आपको जो है कम्युनिटी में उसका प्रसार करना, इसके बचाव के तरीके कौन कौन से हैं जिससे कि इसका ज़्यादा प्रसार नहीं हो, इसके ऊपर जोर दिया गया है। हेपेटाइटिस की जो मेडिसिन्स हैं उन मेडिसिन्स को अच्छी तरह से जो है रोगियों तक पहुंचे, उसके ऊपर भी जोर दिया गया है। हेपेटाइटिस की जांचें जो हैं वो अच्छी तरह से हों, रोगी जो है चिकित्सालय में पहुंचे, डॉक्टर से परामर्श लें, उसके ऊपर भी जोर दिया गया है। और एक जो है इसकी जो रोगियों की स्क्रीनिंग कर सकते हैं, अपन छांट सकते हैं कि जो रोगी हैं समाज में हेपेटाइटिस के वो आगे आए, अपना इलाज कराएं, अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। तो इस प्रोग्राम में उसके ऊपर अपना जोर दिया गया, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम NVHCP। हेपेटाइटिस से बचाव के लिए यह प्रोग्राम जो है सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। अब हेपेटाइटिस बी जैसा कि मैंने बताया सबसे घातक होता है। हेपेटाइटिस बी का जो है टीका डीकॉम्बिनेंट DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। इसके निदान के तरीके कि आपको हेपेटाइटिस हो गया है तो उसका कैसे पता लगाएंगे, उसकी चिकित्सकीय जांच क्या होती है, उसके लिए क्या टेस्ट होते हैं, सीरम बिलिरुबिन, SGOT, SGPT और LFT। इनके ऊपर अपन को नहीं जाना है, अपन को सिर्फ इनके नाम ही याद रखने, इसकी प्रक्रिया पे नहीं जाना क्योंकि वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपन को सिर्फ इनके नाम रखने हैं कि हेपेटाइटिस अगर आपको हो गया है तो उसका निदान के क्या तरीके होते हैं। टीकाकरण होता है इसके बचाव के लिए, जो अपना इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो है, बच्चों को जो टीके लगाए जाए उनमें ये प्रोग्राम हेपेटाइटिस उसको भी इंसर्ट किया गया है। तो एक तो इसके लिए क्या प्रोग्राम चलता है अपना, जो है वो वैक्सीन आती है इसकी हेपेटाइटिस की, वो लगती है 0, 1 और 6 माह पर बच्चों को लगाया जाता है टीकाकरण, ताकि ये हेपेटाइटिस से ग्रसित ना हो। तो अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अपन ने ये पढ़ा है कि DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, ये अपने दिमाग में खटकेगा कि ये क्या चीज होती है। इस चीज को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये क्या टेक्नोलॉजी है। देखो विद्यार्थियों, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वह है कि जो आपका जो DNA है उसमें कुछ चेंजेस करके उसको एक उपयोगी बनाया जाए, उससे और अच्छे रिजल्ट अपन को मिले, वो एक टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो गुड सोर्सेज होते हैं, जो अच्छे जो DNA होते हैं, उस DNA को क्या किया जाता है, पहले उसको काट लिया जाता है, उन DNA को अपन इकट्ठा कर लेते हैं। जो अच्छे DNA होते हैं जिसमें अच्छे गुण होते हैं, उन DNA को क्या करते हैं, उनके जो मेन सोर्स होते हैं उससे काट के और किसी वाहक के साथ, वेक्टर होता है, कोई वाहक होता है, उसके साथ उसको जोड़ लेते हैं, उसके साथ उसको बांध लेते हैं कुछ एंजाइम्स के द्वारा। कुछ एंजाइम होते हैं जैसे लाइगेज वगैरह जो होते हैं वो इस टेक्नोलॉजी में उपयोग किए जाते हैं। तो बांध लिया अपन ने, अब क्या करेंगे, इसको एक सेल्स होती है, जैसे आपकी सेल्स हो गई, कोशिका हो गई, वो आपकी वायरस भी हो सकती है, वो आपकी बैक्टीरिया भी हो सकती है। उसमें क्या होता है, इस जो DNA है जिसमें आपको चेंज किया गया है, जिनमें बहुत सारे छोटे छोटे DNA के टुकड़े जोड़े गए हैं, इसको किसी वाहक के साथ अटैच करके और इस सेल्स में, वायरस हो चाहे बैक्टीरिया हो, एक जो सेल्स है जिसमें इंसर्ट कर देते हैं और वहां पे ये जो DNA है वो बढ़ता रहता है, अपने अच्छे गुण को क्या होता है प्रदर्शित करता रहता है, वहां पे ये बढ़ता रहता है। तो उससे क्या होता है, एक जो है नया जो पदार्थ है, एक अच्छा पदार्थ जो है वो बन के आता है। तो ये होती है DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, मतलब आपके DNA में सुधार करके एक अच्छा DNA बनाना, जो कि जो है आपके रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो विकसित हो सकते हैं। तो ये टीका जो है हेपेटाइटिस का वो कैसे बनाया गया है, DNA रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा।
डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के और उदाहरण जो मैं आपको बता देता हूँ, कई सारी जो है अपने फसलें होती है, जैसे आपकी सरसों हो गई, आपके कुछ खाने की जो फसलें हैं जैसे बैंगन हो गए, ये हो गए, इनमें भी आजकल जो है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का जो है उपयोग किया जाता है, ताकि उन फसलों को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि सूखे में अच्छी पैदावार हो सके, उनमें बीमारियां जो है वो कम लगे, पेस्टिसाइड्स के उपयोग कम हो, खाद बीज का अपन उपयोग कम करें। तो इस तरह की जो उनको क्या बोलते हैं, जीएम सीड्स, इस तरह के जो बीज बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीएम सीड्स, जर्मिफाइड सीड्स बोलते हैं। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है अपन डीएनए में चेंज करके एक अच्छा डीएनए बना सकते हैं, जो कि और अच्छा कारगर होगा, अच्छा उसका उपयोग करेगा। तो इसमें डीएनए जो है वो कई सारे डीएनए से ले सकते हैं, जो उनमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उन गुणों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है और एक नया डीएनए बनाया जाता है, नया पदार्थ बनाया जाता है, जो कि अच्छी पैदावार दे सके, चाहे खाने की बात हो, चाहे बीमारियों से लड़ने की क्षमता उपयोग कर सकता है। आपके उद्योगों में, इंडस्ट्री में नए पदार्थ पैदा करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द्वारा क्या होता है, हेपेटाइटिस बी के टीके का इजाद किया गया है या बनाया गया है, विकसित किया गया है। तो हेपेटाइटिस अपन ने पढ़ा क्या होता है, लीवर में सूजन होती है, कारक क्या है इसका, वायरल डिजीज है, कौन सा वायरस है, हिपेडीना या हेपेटाइटिस वायरस है। कितने प्रकार होते हैं, ए बी सी डी ई, ए ई का प्रसार किस तरह से होता है, बी सी डी का प्रसार किस तरह से होता है। तो अपन को वायरस याद रखना है, बीमारी का संक्रमण कैसा है वो याद रखना है, बीमारी के लक्षण कैसे हैं वो याद रखने हैं, आपको याद रखना है कि बीमारी का जो है वो डायग्नोसिस कैसे होगा, निदान कैसे होगा। बस यही चीजें जो है अपन को याद रखनी है, इससे ज्यादा अपन को याद नहीं रखना। बस ये मेन चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो विद्यार्थियों, आज अपन ने एड्स और हेपेटाइटिस, दो वायरस डिजीज को देखा है, इनको पढ़ा, अच्छी तरह से समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है अपन अन्य जो वायरल डिजीज है उनका अपन अध्ययन करेंगे। नमस्कार दोस्तों।